हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग मैम, रायबरेली पाठशाला 205 ऑडियो क्लियर है मैम? सर गुड मॉर्निंग। Yes, Library, yes. थैंक यू मैम। Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. सर आवाज नहीं आ रही आपकी। गुड मॉर्निंग आपकी सर। आवाज नहीं आ रही हेलो है। हेलो 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 हेलो। आपकी आवाज गुड नहीं मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अभी आ रही है? नमस्ते सर। मॉर्निंग नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो मैं ये आपको कह रहा था कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि अगर आप कैपेसिटर को कनेक्ट कर दें, एक तो न्यूट्रल कैपेसिटर को कनेक्ट कर दें बैटरी से, या तो फिर चार्ज कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दें, और क्या सिचुएशन होती है वो हम लोगों ने डिस्कशन किया था। फिर एक चार्ज कैपेसिटर को न्यूट्रल कैपेसिटर से कनेक्ट कर दें तो क्या होता है, चार्ज कैपेसिटर को चार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दें तो क्या होता है, कितनी एनर्जी लॉस होती है, हीट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो सब मैंने आपको समझाया था। आज बच्चों डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा और आगे चीजों को ले चलते हैं। हेडिंग डाल दीजिए बच्चों। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। सर्किट्स। अगली हेडिंग डाल दी बच्चों, सर्किट्स। तो कुछ आपको मैं सर्किट सॉल्व करना सिखाऊंगा जिनमें कैपेसिटर कनेक्ट होंगे, ठीक है। ठीक है, तो जो एक एग्जांपल मैं लूंगा आपको सर्किट्स का, और फिर बाकी एग्जांपल्स आपको मैं एक एग्जांपल मैं लूंगा, फिर उसी के बेसिस पे कुछ सवाल आपको दूंगा। तो ठीक है, देखिए, जब भी कैपेसिटर के सर्किट्स आते हैं आपको सॉल्व करने के लिए, केवल कैपेसिटर लगा हो, रजिस्टर ना लगा हो। अगर रजिस्टर के साथ कैपेसिटर आ जाएगा तो फिर अलग सिचुएशन होगी, उसको कैसे डील करेंगे वो भी बताऊंगा। लेकिन केवल कैपेसिटर लगा हो तो कुछ मैं आपको तरीके बताऊंगा, कुछ स्टेप्स बताऊंगा, आप उनको फॉलो करिए तो आपके आंसर मिल जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, मान लीजिए एक ऐसा सर्किट है जहां पे कुछ इस तरह से कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। एक कैपेसिटर इधर लगा हुआ है, इधर एक बैटरी है, एक इधर बैटरी है, इधर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और इधर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन है ना। और नाम दे देते हैं हम लोग। मान लीजिए कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का 10 वोल्ट है, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है, इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड है, इसका कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड है, इसका कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड है। तो आपसे सवाल में पूछ दिया, मान लीजिए कि फाइंड चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, तो कैसे देखिए बच्चों सॉल्व करना है इसको। तो हमें सी इक्विवेलेंट निकालने की अप्रोच नहीं सोचना है पहले, ठीक है। देखिए सी इक्विवेलेंट आप सारे को बता भी नहीं पाएंगे, मतलब कौन से कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, कौन से पैरेलल में कनेक्टेड है, सीधा सीधा दिख नहीं रहा है तो नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो सर कैसे किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए? तो बच्चों एक तरीका है, ध्यान से सुनिए। जब भी आपके पास ऐसे सवाल है कि चार्ज पूछ लिया जाए हर एक कैपेसिटर में, ठीक है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है? आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। जैसे स्टेप नंबर 1, ठीक है, क्या है स्टेप नंबर 1? अज्यूम potential of assume potential of 1 point, potential of 1 point equal to 0। सर्किट में जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें से किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल आप 0 मान लीजिए। सर कौन से पॉइंट का पोटेंशियल 0 मानेंगे, है ना, कि सर इसका मान ले, इसका मान ले, इसका मान ले, 0 किस पॉइंट का पोटेंशियल मानेंगे? तो देखिए बच्चों, 0 मानने का क्राइटेरिया ये है
कि आप उस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मानिए जिसकी मदद से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स के पोटेंशियल लिख पाए। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, अगर मैं देखिए यहां पे जीरो मानूंगा ना, ठीक है, यहां पे जीरो मानूंगा तो मैं इस पॉइंट का जीरो लिख पाऊंगा, इस पॉइंट का जीरो लिख पाऊंगा, ठीक है, 2 पॉइंट्स का मैं इजिली जीरो लिख सकता हूं। लेकिन बच्चों अगर मैं जैसे यहां पे जीरो मानता हूं, ठीक है, यहां जीरो मानूंगा तो यहां जीरो लिख पाऊंगा, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल जीरो लिख पाऊंगा, और ये जीरो लिख पाऊंगा बच्चों तो ये वाला पॉइंट 20 लिख पाऊंगा। अगर ये जीरो लिख पाऊंगा तो ये वाला पॉइंट 10 लिख पाऊंगा। अब कैसे सर, कैसे लिख पा रहे हैं? ठीक है, तो बच्चों अगर कोई वायर केवल कंडक्टिंग वायर है तो उसके क्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये जीरो है तो ये पूरी कंडक्टिंग वायर है तो इसमें ये वाला पॉइंट भी जीरो रहेगा, ये जीरो है तो यहां तक बच्चों जीरो रहेगा। अब चूंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस 20 है तो ये बड़ी वाली जो प्लेट है वो इस वाले से 20 वोल्ट ज्यादा होगी, तो यानी ये 20 होगा तो इधर पूरा 20 होगा। ठीक है, ये जीरो है तो क्या सर इसको जीरो लिख सकते हैं? नहीं, इसको आप फिर जीरो नहीं लिख पाएंगे। जैसे यहां जीरो माने यहां जीरो, इसको जीरो नहीं बोल सकते, कारण क्योंकि बीच में एक कैपेसिटर आ गया है। तो केवल कंडक्टिंग वायर है तो आप थ्रू आउट सेम मान लीजिए, जैसे इधर जीरो है तो कंडक्टिंग वायर है तो इधर भी जीरो होगा, इधर जीरो है, इधर पूरा कंडक्टिंग वायर है तो इधर भी जीरो होगा, ये जीरो से 20 ज्यादा है तो इधर 20 होगा। अब इधर पूरा 20 होगा क्योंकि बीच में कंडक्टिंग वायर है तो ये पूरा 20 होगा। ठीक है, ये 10 है तो इधर पूरा 10 होगा तो ये भी 10 होगा, ये 10 है तो ये भी पोटेंशियल 10 होगा। तो कहने की बात ये है कि सर्किट में एक पॉइंट आप जीरो ले लीजिए, है ना, और कौन सा पॉइंट जीरो लेंगे? ऐसा पॉइंट जीरो लीजिए जिसको जीरो लेने के बाद आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स के पोटेंशियल लिख पाए, ऐसे पॉइंट को जीरो लीजिएगा। जैसे मैं इसको जीरो लिया तो ये 20, ये जीरो, और इधर से जीरो नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि बीच में कैपेसिटर है। इधर लेकिन जीरो है तो इधर 10 होगा क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, ये जीरो है तो ये 10 होगा, ये जीरो है तो ये 20 होगा, तो ये 20 होगा, ये 10 है तो ये 10 होगा, है ना, सबका लिख लिया। फिर अब चार्ज लिखना है। ठीक है, अब आप चार्ज लिख सकते हैं बच्चों हर पॉइंट का। जैसे मुझसे पूछा है कि इस वाली कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर होगा, बच्चों आंसर दे पाएंगे क्या? इस वाले कैपेसिटर के लिए चार्ज स्टोर्ड, इस वाले के लिए सोचिए थोड़ा सा बताइए। हाँ हाँ, 20 माइक्रोकूलम। 20 माइक्रोकूलम। ओके, कौन सी प्लेट पे ज्यादा, मतलब पॉजिटिव, कौन सी प्लेट पे नेगेटिव? तो लेफ्ट वाले पे पॉजिटिव है, राइट वाले पे नेगेटिव। बिल्कुल। तो देखिए बच्चों, इसका जो चार्ज स्टोर होगा Q बराबर C इंटू वी, है ना, Q बराबर C टाइम्स डेल्टा वी। डेल्टा वी होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे यहां पे देखिए बच्चों, 2 कैपेसिटेंस है और पोटेंशियल डिफरेंस 10 का है। ठीक है, तो जो इसमें चार्ज स्टोर हो जाएगा वो 20 माइक्रोकूलम हो जाएगा। कौन सी प्लेट पॉजिटिव? हायर पोटेंशियल वाली पॉजिटिव, लोअर पोटेंशियल वाली निगेटिव। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि इस वाले कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर होगा? ये 10 माइक्रोफैरेड वाला है। 100 माइक्रोकूलम। 100 माइक्रोकूलम, बिल्कुल। कौन सा वाला पॉजिटिव, कौन सा नेगेटिव? ऊपर वाला पॉजिटिव होगा। ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव होगी, नीचे वाली प्लेट नेगेटिव होगी, है ना। उसके बाद ये बच जाता है बच्चों, तो इसमें कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा? इस वाले में 50 माइक्रोकूलम। कौन सा हायर, कौन सा लोअर? ऊपर वाला हायर, नीचे वाला लोअर। ऊपर वाला हायर, नीचे वाला लोअर, बिल्कुल। ऊपर वाले में पॉजिटिव चार्ज, नीचे वाले में नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से आप हर एक कैपेसिटर में चार्ज स्टोर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए हर सवाल इस मेथड से सॉल्व हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, पर मैं अभी और एक तरीका आपको बताऊंगा सॉल्व करने का। लेकिन अगर थोड़ा सिंपलर फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है तो वो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, और अगला एक सवाल मैं करा रहा हूं सेम ऐसा ही, तो वहां आप लोग दिमाग लगाइएगा और आंसर बताइएगा। हर एक कैपेसिटर में चार्ज स्टोर बताना है इस वाले में।
हर एक कैपेसिटर में चार्ज स्टोर बताना है। डन सर। हो गया सर। ठीक, करना वही है बच्चों, आपको एक पॉइंट ढूंढना है, कोई भी एक पॉइंट जीरो ले लीजिए। अच्छा, एक से ज्यादा पॉइंट जीरो नहीं ले सकते, ये भी एक कंडीशन है। ऐसा नहीं कि आपने 3-4 पॉइंट जीरो ले लिए, वैसा पॉसिबल नहीं होगा। एक पॉइंट ही कोई पूरे सर्किट में जीरो ले सकते हैं आप, उससे ज्यादा पॉइंट नहीं लेंगे। और सर किसी भी पॉइंट को आप देखिए बच्चों जीरो मानेंगे, आंसर सेम आएगा, पर आप उस पॉइंट को जीरो मानिए जहां से आप फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स के पोटेंशियल लिख पाए। जैसे बच्चों ये मेरे लिए थोड़ा सा जीरो मानना ठीक रहेगा, इसको जीरो मानूंगा तो ये वाला पॉइंट 10 पे पहुंच जाएगा, ये जीरो मानूंगा तो ये भी जीरो रहेगा बच्चों, ये भी जीरो रहेगा। अगर ये जीरो रहेगा तो बच्चों ये वाला पॉइंट बता सकते हैं क्या? अगर ये जीरो है तो ये वाला पॉइंट 5 बिल्कुल ठीक है। ये जीरो मानेंगे तो बच्चों ये 20 पहुंच जाएगा। 20 अब आपके पास सारे पॉइंट्स के में पोटेंशियल। अब जैसे हमसे वो पूछू कि बताइए 10 माइक्रोफैरेड में कितना चार्ज स्टोर होगा, तो आंसर कितना रख देंगे? 100 माइक्रोकूलम। 100 माइक्रोकूलम, बिल्कुल। पोटेंशियल डिफरेंस 10 है और वो है तो 100 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब बच्चों 5 माइक्रोफैरेड में बता दीजिए, 5 माइक्रोफैरेड में सर 75 माइक्रोकूलम। 100 100, क्योंकि 20 और 0 पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों 20 का है, 5 कैपेसिटेंस है, तो C और डेल्टा V है यहाँ पे 20 है ना, तो ये मैं C लिख रहा हूँ और ये डेल्टा V लिख रहा हूँ, तो C 5 है, डेल्टा V 20 है, तो आंसर आ जाएगा 100 माइक्रोकूलम। कोई चीज समझ नहीं आई पूछ लीजिएगा। उसके बाद 20 माइक्रोफैरेड में कितना स्टोर हो जाएगा? 300 माइक्रोकूलम। हाँ, 15 पोटेंशियल डिफरेंस है और 20 कैपेसिटेंस है, तो 300 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये दो सवाल की मदद से आप लोगों को मैं, अच्छा हर सवाल ऐसे हो जाएगा जरूरी नहीं बच्चों, पर अगर सिंपलर फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है तो आप 1.0 पोटेंशियल पे ले लीजिए, बाकी उसके करस्पॉन्डिंग सारे पॉइंट्स लिख दीजिए सर्किट के, और फिर जो भी कैपेसिटेंस में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, बच्चों हो जाए तो बताइएगा, फिर अगली कैटेगरी के सवाल करेंगे। कुछ डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए। हर सवाल में यही करना है कि एक पॉइंट का आपको जीरो पोटेंशियल मानना है, उसके रेस्पेक्ट में सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल लिखने हैं, फिर पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालने। एक मैं और बच्चों आपको कराता हूं, ठीक है, तो इससे थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर है, एक लेवल ऊपर है, उसमें आप सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल इतने आसानी से नहीं लिख पाएंगे, तो उसको कैसे डील करना है उसको भी सीखते हैं। आइए रुक जाइए। सर अभी नहीं हुआ। लिखिए लिखिए लिखिए, लिख लीजिएगा, जब हो जाए तो बताइए, अभी सवाल करेंगे अगला। डन सर। ठीक है बच्चों, कराऊं मैं अगला सवाल इसी पे? यस सर। ठीक, अब बच्चों एक एक स्टेप थोड़ा सा इससे ऊपर चलते हैं, जो अभी हम लोगों ने सीखा है। तो देखिए जरा, मान लीजिए कैपेसिटर इधर लगा है, एक कैपेसिटर इधर लगा है, इस कैपेसिटर के साथ एक बैटरी इधर है, एक इधर कैपेसिटर लगा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, सेम ऐसा ही सवाल अभी आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा मैं, एग्जैक्टली सेम ऐसा ही है ना, तो आप आराम से समझिए इसको। एक बैटरी लगा दी है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग मान लेते हैं 10 वोल्ट है। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं 5 माइक्रोफैरेड है, इसका कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड है, और इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं 20 माइक्रोफैरेड है, इस तरह से है। ठीक है, तो जो आप लोगों ने पिछले सवाल में सीखा था वही कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। तो एक पॉइंट का जीरो मानते हैं, तो यहाँ आपने जीरो माना, इसको जीरो माना, तो आपने बोला सर ये भी जीरो होगा क्योंकि कंडक्टिंग वायर है, ये जीरो तो ये भी जीरो होगा, कंडक्टिंग वायर है, ये जीरो तो ये भी जीरो होगा, कंडक्टिंग वायर है, ये जीरो तो ये भी जीरो होगा, कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स का लिख लिया आपने पोटेंशियल।
ये 0 होगा तो बच्चों ये बात सही है कि ये 10 होगा, पर इस वाले पॉइंट के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। इस पॉइंट के बारे में कुछ नहीं कह सकते। कारण क्या है कि यहां पे देखिए बैटरी है, उसके बाद ये कैपेसिटर है, तो अगर कैपेसिटर नहीं होता तो हम डायरेक्ट इसको 10 बोल देते, पर कैपेसिटर है तो इसको कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में। इधर से भी नहीं आ सकते, इधर कैपेसिटर, इधर से भी नहीं आ सकते, इधर कैपेसिटर। तो एक ऐसा पॉइंट मिल गया जिसके पोटेंशियल के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं किया सकता है। तो ऐसे केस में बच्चों आप क्या किया करिए कि उसको x मान लीजिए, ठीक है। अब हमें x निकाल लेंगे, एक बार x की वैल्यू आ गई तो फिर से हमें सबका पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा, सब में चार्ज आ जाएगा। तो अब सर x की वैल्यू कैसे निकालें? तो बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं आपको एक जंक्शन लॉ करके पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, शायद किसी को याद हो तो बताइए बच्चों। उसमें जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि 3 वायर से मान लीजिए करंट आ रही है, एक इधर से I1 आ रही है, एक इधर से I2 आ रही है, और मान लीजिए I3 जा रही है, तो हम लोग बोलते हैं ना समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग। इनकमिंग और दोनों बराबर हो जाते हैं, बराबर जा रहा है और आ रहा है। बिल्कुल। तो उसी तरह का एक रूल यहां पे भी यूज करेंगे, लेकिन हम यहां पे ये मानेंगे, सेम ऐसे मैं आपको रजिस्टर जब सॉल्व करना सिखाऊंगा सर्किट, इसी तरह की क्लास एक रजिस्टर में भी होगी। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा हम मानेंगे कि यहां से चार्ज इधर गया होगा, कुछ इधर से चार्ज कुछ इधर गया होगा, इधर से कुछ चार्ज इधर गया होगा। हम मान लेंगे सारा चार्ज आउटगोइंग है, कुछ भी इनकमिंग चार्ज नहीं है। तो हम ऐसा मान लेंगे कोई भी चार्ज इस पॉइंट पे आ नहीं रहा, सब बाहर जा रहा है। तो अगर कोई चार्ज आ नहीं रहा है तो समेशन ऑफ इनकमिंग चार्ज 0 है, और यही चूंकि बराबर होगा समेशन ऑफ आउटगोइंग चार्ज। जो जितने भी आउटगोइंग चार्ज हैं वो लिख के उनको 0 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम कुछ मान ही नहीं रहे हैं कि आ रहा है, सारा का सारा बाहर जा रहा है। तो चूंकि आता हुआ 0, इसलिए समेशन ऑफ बाहर जाता हुआ चार्ज भी 0 होगा, ठीक है। सर समेशन ऑफ बाहर जाता हुआ चार्ज कैसे लिखेंगे? तो मैंने कहा देखिए Q बराबर होता है C इंटू V, ठीक है। तो जैसे इस वाले के लिए लिखेंगे तो C है बच्चों इसके लिए 10, ठीक है। हम लोग लिख रहे हैं कुल मिला के समेशन ऑफ आउटगोइंग चार्ज, ठीक है। तो आउटगोइंग चार्ज में मैं इसको मान लेता हूं, कुछ बोल देते हैं हम लोग, इसको बोल देते हैं मान लीजिए Q1 है, इसको बोल देते हैं Q2 है, और इसको बोल देते हैं Q3 है, ठीक है। तो आउटगोइंग चार्ज मतलब हमको लिखना है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर 0। ध्यान से देखते रहिए बच्चों, अगला फिर आप लोग करिएगा। तो Q1 Q बराबर C इंटू डेल्टा V। तो C है बच्चों 10, Q1 के लिए देख लीजिए C है 10, और डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा x माइनस 0, तो यहां पे आप लिख दीजिएगा x, ठीक है। Q2 इस वाले कैपेसिटर में जाता हुआ चार्ज, तो C है बच्चों 20, और पोटेंशियल डिफरेंस लिख दीजिएगा x माइनस, या x है और इस पॉइंट का पोटेंशियल बच्चों 10 है ना, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा x माइनस 10। सर आप हर बार इसमें से ही दूसरे को क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि हम लोग आउटगोइंग मान रहे हैं ना, तो चार्ज अगर इधर से इधर जा रहा है तो ये हायर पोटेंशियल है, तभी तो हायर से लोअर जाता है चार्ज हमेशा। ये हायर है तभी हायर से लोअर जा रहा है चार्ज, ये हायर है तभी हायर से लोअर जा रहा है चार्ज, ठीक है। तो हमेशा आउटगोइंग, तो जिस पॉइंट का निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट को x माना है उसको आप हमेशा हायर पोटेंशियल पे लीजिएगा। तो x माइनस 10, ठीक है। और इसके लिए बच्चों लिखेंगे लास्ट वाला, आप लोग बता सकते हैं क्या Q3 के लिए क्या लिख दूं मैं? Q3 के लिए लास्ट वाले के लिए सर x इंटू 5, हाँ 5 इंटू x माइनस 0 बोलिए, ठीक है ना? यस सर। ठीक। अब उसके बाद अब देखिए एक ही अननोन है हमारे पास x, तो 10x 20 10 30x 30 5 35x, तो 35x, और ये बराबर बच्चों हम लोग कर देंगे 200 के, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारे यहाँ पे आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 35, तो 5 7 और 5 40, ठीक है। तो 40/7 ये x का वैल्यू आ गया। एक बार x का वैल्यू आ गया बच्चों 40/7, तो आप इजीली सारे सब में चार्ज स्टोर बता सकते हैं। जैसे मैं 10 माइक्रोफैरेड में चार्ज स्टोर लिखना चाहूं बच्चों, आप लोग बता पाएंगे क्या? 10 माइक्रोफैरेड में चार्ज स्टोर C इंटू डेल्टा V 400/7 हो जाएगा सर। 400/7 माइक्रोकूलम ये चार्ज स्टोर हो जाएगा आपका 10 माइक्रोफैरेड, सॉरी हाँ 10 माइक्रोफैरेड में। 5 माइक्रोफैरेड में उसी तरह से बच्चों कितना होगा? 5 माइक्रोफैरेड में 200/7 माइक्रोकूलम 200/7 आ जाएगा, है ना। और फिर बचेगा आपके पास कितना? Q20। तो इसके लिए बच्चों हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए बताएंगे क्या आप लोग? 40/7 को माइनस कर देंगे 10 से, और फिर उसके बाद उसे मल्टीपल कर देंगे बिल्कुल 20 से। बिल्कुल 10 माइनस 40/7 करना पड़ेगा बच्चों इसमें, ठीक है। 600/7 बिल्कुल, तो 20 इंटू बच्चों ये हो जाएगा 70 70 माइनस 30 70 माइनस 40 30 30/7, तो ये 600/7 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों इसमें 600/7 आएगा, तो आप एक चीज समझिए कि जो ये जो Q2 है ना, जैसे Q1 तो चूंकि हायर पोटेंशियल है लोअर पोटेंशियल, तो Q1 बिल्कुल इधर ही जाएगा,
ये हायर है ये लोअर, तो Q3 उधर ही जाएगा। पर एक्चुअल में बच्चों यहाँ क्या हुआ होगा, Q2 वाला डायरेक्शन आपको चेंज करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है क्या, Q2 क्यों डायरेक्शन चेंज करना सर पड़ेगा? यस सर यस सर यस सर। ये क्योंकि इधर हमें से zero- आएगा और इधर नीचे से आएगा। वाली प्लेट हायर पोटेंशियल। हाँ ये बिल्कुल, ये हायर है ये लोअर है, तो चार्ज ऐसे जाएगा, तो 600/7 इधर से जाएगा, उसमें से 200/7 इस वाले ब्रांच में चला जाएगा और 400/7 इस वाले ब्रांच में चला जाएगा। ठीक है, अब या तो आप सिंपली सारे पॉइंट से पोटेंशियल लिख पाएंगे, या कोई एक पॉइंट ऐसा फंस जाएगा जिसका आप पोटेंशियल नहीं लिख पाएंगे। जिसका पोटेंशियल आप नहीं लिख पा रहे हैं, आप उसकी वैल्यू x मानिए और सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लीजिए। नोट कर लीजिए, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। फिर मैं एक सर्किट लिख रहा हूं इधर, आप उसको सॉल्व करिए। सर ये चैप्टर कब तक खत्म होगा? आज खत्म हो जाएगा। पीरियड है आपके सर? हाँ हाँ, आज 2 क्लास है। हेलो सर। बताइए। सर ये 600/7 वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। 600/7 ये सर ये डिवाइड ये क्या वाला किया, ये पूछ रहे हैं आप? ये सर ये पोटेंशियल मतलब ये डिफरेंस तो आ निकाला। गया, ये तो आ गया सर। ये 600/7 को आपने मतलब डायरेक्शन उल्टी क्यों कर दी? क्योंकि ये वाला हायर पोटेंशियल है। देखिए 40/7 आप करेंगे ना, तो ये लगभग 6 के आसपास आएगा, है ना, 6 के आसपास है ये। Yes, sir. तो ये Yes, लोअर sir. पोटेंशियल है, ये हायर, तो चार्ज हमेशा हायर से लोअर जाता है ना, इसलिए ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये वाला एंड हायर है और ये वाला एंड लोअर है, तो हायर से लोअर। इसमें इधर से इधर जा रहा था, क्योंकि ये एंड हायर था ये लोअर था, तो हायर से लोअर। ये एंड हायर था लोअर था, तो हायर से लोअर। इसमें ये एंड हायर है ये लोअर है, तो हायर से लोअर ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ओके सर। यस सर। एक सेकंड बच्चों, है ना। सर बताइए। सर वहाँ पे जो थर्ड स्टेप में किया उसको एक बार और बता दीजिए ना। थर्ड स्टेप मतलब ये 40/7 ये वाला नहीं कैलकुलेशन। सर ये सर यस सर वो वाला नहीं वो वाला थर्ड स्टेप सर, जो Q1 Q2 Q3 किए हैं 0 के बराबर। Q1 Q2 प्लस Q3 बराबर 0 इसलिए किया गया है कि तो समेशन वो ऑफ नहीं उसके जो उसके नीचे वाला सर, ऐसे ये 10x। हाँ तो देखिए 10 के लिए लिखना है, तो इसको x माना था, तो x - 0 पोटेंशियल डिफरेंस x बचा इंटू 10। तो C डेल्टा V किया गया कि Q बराबर होता है CV, है ना, C डेल्टा V होता है Q बराबर। तो हर बार कैपेसिटेंस लिखा इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस x - 0, कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरेड पोटेंशियल डिफरेंस x - 0, कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरेड पोटेंशियल डिफरेंस x - 10, है ना, और फिर सबको रख के 0 कर दिया। ठीक है, ठीक है सर ठीक है। सर हाँ हाँ बताइए। जब x को हमने हायर पोटेंशियल माना था तो Right. Q20 निकालते हुए 10 - 40/7 क्यों गया? क्योंकि ये कम है ना, ये कम है। तो सर जैसे हमने एज्यूम किया था तो माइनस में आता। हाँ माइनस में आ जाता। मान लीजिए जैसे आप अगर 40/7 -10 करते तो ये आंसर आ जाता -600/7। तो फिर हम उसको ऐसा बोलते कि चार्ज उल्टा जिधर आपने जाना। माना था उसका उल्टा जाएगा, है ना। तो आप ठीक चाहे है। तो x माइनस कर दीजिए, बस इसमें अंतर ही है कि -600/7 आ जाएगा। -600/7 फिर हम ये कहते हैं कि जिधर हमने चार्ज की डायरेक्शन मानी थी उसके उल्टा चार्ज फ्लो करेगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। So X 40/3 आ रहा है। हाँ बच्चों ये आंसर आ जाए आप लोग का तो बताइएगा। 5 माइक्रोफैरेड 20 माइक्रोफैरेड 10 माइक्रोफैरेड में कितना चार्ज स्टोर होगा हर एक आ में? गया। आ गया, ओके पहले पे तो 600/7 आ रहा है, 5 माइक्रोफेट पे जो चार्ज है ओके। स्टोर होगा। बाकी लोग भी कर लीजिए बच्चों, कुछ डाउट हो कुछ चीज़ समझ नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। 120/7 आ रहा है।
120/7, ओके। जितने पॉसिबल पॉइंट्स आप लिख पाएँ जीरो मान के उतने पॉइंट्स लिख लीजिए। फिर जो नहीं लिख पा रहे हैं वहाँ पे x मान लीजिए। जैसे यहाँ पे नहीं लिख पा रहे हैं तो हम यहाँ पे x मान लेंगे, ठीक है। और उसके बाद समेशन ऑफ क्यू आउट गोइंग जीरो कर दीजिए। 120/7 आ रहा है। x का वैल्यू, यस सर। ओके। तो आउट गोइंग चार्ज को जीरो मानेंगे तो c इंटू डेल्टा वी प्लस c इंटू डेल्टा वी प्लस c इंटू डेल्टा वी बराबर 0। 20, 30, 35। बच्चों x का वैल्यू 120/7 वोल्ट आएगा, यस सर, ये तो ये है ठीक है। 120/7। अब जिसमें इसमें चार्ज स्टोर आपको निकालना है, जैसे 5 माइक्रोफेरेड निकालना है तो c और डेल्टा v 120/7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 600, 600/7 आ रहा है। हाँ 600/7 माइक्रोकुलम। और चार्ज स्टोर अगर 10 माइक्रोफेरेड में निकालेंगे तो 1200/7। हाँ 1200/7। बच्चों आप लोग गेस कर सकते हैं क्या बाकी फिर थर्ड वाला कितना होगा? मतलब ये दोनों वैल्यूज निकाल के इन दोनों को जोड़कर सर, इन दोनों को जोड़ हाँ बिल्कुल वो आ जाएगा 20 माइक्रोफेरेड में जो आएगा ना बच्चों, आप चाहो तो निकाल भी लेना 120/7 पोटेंशियल डिफरेंस। सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस 120/7 नहीं आएगा, आपको घटाना पड़ेगा। तो 120, ये 30 माइनस 120/7 करेंगे, 30 माइनस 120/7 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 20 से। तो बच्चों उसका जो आंसर आएगा ना ये आ जाएगा 1800/7। 1800/7। बच्चों ये कैसे मैं बोल पा रहा हूँ डायरेक्ट, कैलकुलेट भी करेंगे तो वैसे आ ही जाएगा। कोई लॉजिक दे पाएंगे कि 1800/7 ही क्यों आना चाहिए? सर जितना निकल रहा है ना इतने ही उसमें अंदर आना भी तो होगा ना, तो बिल्कुल, जब तो बिल्कुल। फिर हो पाएगा जंक्शन का पोटेंशियल। एब्सोल्युटली। जैसे यहाँ से 1200/7 और 600/7 जा रहा है तो इधर से 1800/7 आएगा, वही स्प्लिट होगा, ठीक है। तो 1800/7 आ जाएगा। नोट कर लीजिए, इसी पे एक और सवाल करेंगे। रेडी है बच्चों, लगा दूं सवाल? बच्चों लगा दिया जाए सवाल, ये अभी कर रहे हैं? हो गया सर। चलिए करिए, जो कुछ सीखा है यूज करना है, करिए बच्चे सारे लोग सॉल्व, सबका आंसर आना चाहिए। सब फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। The first option. चलिए
बच्चों बताएंगे आप लोग, थोड़ा सा मदद करिए मेरी। फर्स्ट वाला आ रहा है। कैसे कैसे सॉल्व किया बच्चों आप लोगों ने, क्या पहला स्टेप क्या था आपका? सर कॉमन पोटेंशियल को x मान लिया। ओके, तो पहले आप सर लोगों ने 2 के कहीं, नीचे वाला पॉइंट 0 मान लिया। पहले यहाँ जीरो ले लेंगे तो ये वाला पॉइंट भी जीरो हो यस सर, जाएगा, ये जीरो वाला हो पॉइंट भी जाएगा। जीरो हो जाएगा। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना आप सबको? यस सर। अगर Yes, बच्चों sir. इसको जीरो मानेंगे तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? 10। 10 हो जाएगा, वेरी गुड। और इसको जीरो मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 10 हो वोल्ट। जाएगा। अब हम यहाँ से इसका नहीं लिख सकते, यहाँ से नहीं लिख सकते, तो बीच वाले पॉइंट को x मानना पड़ेगा। किया X होगा शायद आप सबने, है ना? Yes. फिर आउटगोइंग चार्ज को इक्वेट करेंगे जीरो से, Q1 Q2 और Q3, इनको जीरो से इक्वेट करेंगे। तो देखिए मैं एक एक करके सब लिख रहा हूँ। पहले Q1 लिखेंगे, फिर Q2 लिखेंगे और फिर Q3 लिखेंगे और समेशन को जीरो के बराबर कर देंगे। तो जब Q1 लिखेंगे बच्चों तो बताएंगे क्या इक्वेशन क्या लिखा जाए Q1 के लिए? -10 into 1 x minus 10 -10 इंटू 1, सर x minus 10 X minus 10। बिल्कुल, x minus 10 इंटू 1। Q2 के लिए क्या लिखा जाए? Q2 के लिए सर x minus 10 x into 2। हाँ x माइनस जीरो इंटू 2 बोलिए, ठीक है ना? C डेल्टा V। और Q3 के लिए क्या लिखा जाए? Q3 के लिए x minus 10 into 5 X minus 10 into 5. बहुत बढ़िया। अब इसको इक्वेट कर देंगे बच्चों जीरो से, 0 ठीक है? अब जब आप जीरो से इक्वेट करेंगे बच्चों, 1x 2 1 3 3 और 5 8, तो 8x बराबर कितने के आ जाएगा बच्चों? इधर 10 और 50 10 60। तो x का वैल्यू बच्चों आप लोग का आया है क्या 60/8 कुछ इस टाइप का? Yes sir, यही आया था। यस सर, यही आया था। अब हमसे पूछा क्या गया है? फिगर चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैरड, तो इस पे चार्ज बताना है हम लोग को। तो चार्ज Q बराबर C इंटू डेल्टा वी, तो C का वैल्यू है 2 और डेल्टा V का वैल्यू हो जाएगा 6/8 माइनस 0, यानी 60/8। 60/8 बच्चों ये 15 माइक्रोकूलम के आस, मतलब 15 माइक्रोकूलम आना चाहिए। आप लोग का आया था क्या? यस सर। ठीक है, आएंगे बच्चों, इस टाइप के सवाल तो कर पाएंगे आप सब? सर यस Yes sir. ठीक है। अब इसमें देखिए हम लोग के लिए मतलब का नहीं है बच्चों, पर जैसे थोड़ा सा और परेशान करना होगा ना, तो एक जगह और आपको x की जगह y मानना पड़ेगा। जैसे मैं, जरूरत नहीं है हम लोग को, पर और अगर आपको जैसे एक अननोन और हो गया, अभी तो एक अननोन है, और कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट आ गया तो उसमें एक अननोन हो सकता है y मानना पड़े, तो उसमें दो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो जैसे आप एक इक्वेशन लिख पा रहे हैं इस पॉइंट के लिए, फिर मान लीजिए मुझे यहाँ पे y मानना पड़ा, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो फिर y के लिए जंक्शन लॉ ऐसे लिखना पड़ेगा Q1 Q2 Q3, है ना? फिर उसको जीरो से इक्वेट। आपको आएगा नहीं, पर अगर आता है कोई सवाल दिख जाए तो घबराइएगा नहीं, जो अननोन है उसको एक से ज्यादा होगा तो y मान लीजिएगा, पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको या तो x भी नहीं मानना पड़ेगा या हो सकता है x मानना पड़े, तो x मानना पड़े तो जंक्शन लॉ लगाइएगा। एक और सवाल बच्चों सेम कॉन्सेप्ट पे, इसमें भी उसी तरीके से सोचिएगा जैसे मैंने अभी आपको बताया है। Sir, fourth option. ठीक है, The third option. ओके। बच्चों इसको करने के लिए ना आप इधर जीरो मान लीजिएगा, ये वाला पॉइंट जीरो मान लीजिएगा, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है? ये वाला पॉइंट 12 हो जाएगा, तो इधर लिख सकते हैं 12,
ठीक है, ये 0 मानेंगे तो ये वाला पॉइंट 0 हो जाएगा, है ना, ये पूरा 0, और इस वाले पॉइंट के बारे में आपको नहीं पता तो आप x मान लीजिएगा। ठीक है, फिर वही आउटगोइंग, तो मैं नाम देता हूँ, ये मान लीजिए Q1 है, ऐसा कुछ Q2 है और ऐसा कुछ Q3 है। तो आप लिख सकते हैं समेशन ऑप्शन डी आ रहा है। ओके, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 आप 0 कर सकते हैं, तो Q1 के लिए लिखना पड़ेगा, मैं लिख देता हूँ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर 0। तो Q1 लिखेंगे तो C यानी 4.5, ठीक है, डेल्टा V हो जाएगा x माइनस 12 प्लस Q2 लिखेंगे तो x माइनस 0 इंटू 6 x माइनस 0 इंटू 6, Q3 लिखेंगे तो x माइनस 0 इंटू 3 बराबर 0। ये बन जाएगा आपका 9x और ये 9x बाई 2 बराबर आ जाएगा 12 बाई 2 यानी 6। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे बच्चों, 18 9 27, 27x बाई 2 बराबर 6, x का वैल्यू आ जाएगा 4 बाई 9। ठीक है, अब ये आंसर नहीं है बच्चों, है ना, 4 बाई 9 आंसर नहीं, सवाल में पूछा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5, पोटेंशियल डिफरेंस, तो x का वैल्यू आया बच्चों 4 बाई 9, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो 12 माइनस 4 बाई 9 कर देंगे। तो अरे मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी है लग रहा है, एक सेकंड ना, अच्छा सर हाँ डी आ रहा है। हाँ, एक सेकंड ना, मैंने दिख गया मुझे क्या गड़बड़ कर रहा है, इसको 6 लिखा ना, ये एक्चुअली 6 इंटू, मैं करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x तो ये दिख रहा है, और ये 9x प्लस 9x बाई 2 ऐसा हो जाएगा, और राइट हैंड साइड बचेगा 12 इंटू 9 बाई 2। ठीक है, 54। तो ये बच्चों हो जाएगा 27x बाई 2 बराबर 12 इंटू 9 बाई 2, ये कैंसिल कर देंगे, और 3 तो x का वैल्यू बच्चों आ जाएगा 4। ठीक है, 4 आएगा, तो x का वैल्यू बच्चों अगर 4 आएगा तो फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं ना, 12 माइनस 4 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि कई बार आपसे डायरेक्ट ना पूछे, है ना, कुछ इस टाइप का सर्किट हो, या इसको करने का एक और तरीका हो सकता था बच्चों कि आप इसका C इक्विवेलेंट निकाल देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। हाँ यस सर। तो वैसे फिर भी कर डायरेक्ट हो सकते जाता। थे, जैसा भी है, तो उसमें फिर आपको पूरा चार्ज मिल जाता स्टोर, फिर चार्ज स्टोर मिल जाता है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है तो जितना ऐसे चार्ज दिया स्टोर था। है डिवाइड बाय कैपेसिटेंस कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, या आपको पूरा C इक्विवेलेंट निकाल के करना है तो वैसे भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। क्योंकि मैंने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो मैंने इस वाले मेथड से बता दिया। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों, अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। अगली हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, जो लोग लिख चुके हैं अगली हेडिंग डाल दीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स। जो लोग लिख चुके हैं अगली हेडिंग डाल दीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स बच्चों है वो C इक्विवेलेंट निकालने के ही सवाल, बस थोड़ा सा एक दो आप देख लीजिए किस टाइप के सवाल बनते हैं। तो आपको देखिए सवाल में कुछ इस तरह से लिखा होगा कि 3 या 4 या 5 ऐसे प्लेट्स लगा देंगे। ठीक है, ऐसे मान लीजिए मैं 5 प्लेट्स ऐसे लगा देता हूँ। ठीक है, और कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कनेक्ट कर देता हूँ, फर्स्ट को कनेक्ट कर देते हैं लेट्स से 4th से, और थर्ड को कनेक्ट कर देते हैं 5th से। ठीक है, ऐसा, और इसको बोल देंगे पॉइंट मान लीजिए A, और इसको बोल देंगे मान लीजिए B। ठीक है, और पूछ देंगे आपसे C इक्विवेलेंट बताइए अक्रॉस AB, C इक्विवेलेंट की वैल्यू बताना है अक्रॉस AB, ये वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, और आपको बाकी बता देगा कि प्लेट्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ले लीजिए, और कोई भी 2 प्लेट्स हैं उनके बीच का सेपरेशन D ले लीजिए। ठीक है, और बीच में एयर है,
तो ये सेपरेशन आपको डी कंसीडर करना है और प्लेट्स का हेलो एरिया सर। ए कंसीडर करना है। बोलिए। सर हाँ। पिछले वाले क्वेश्चन में पोटेंशियल 8 कैसे आया, मुझे समझ में नहीं आया। आ, देखिए ये आपको समझ में आया कि x का वैल्यू 4 आएगा। यस सर। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो ये वाला पॉइंट 4 वोल्ट पे है, मतलब 4.5 का एक एंड 12 वोल्ट पे है, दूसरा एंड 4 वोल्ट पे है। तो पोटेंशियल डिफरेंस 12 माइनस 4 करेंगे ना, डिफरेंस इन पोटेंशियल निकालना है, तो 12 माइनस 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक ठीक सर। चलिए, तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स मैं बता रहा था, तो बच्चों कुछ भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है 4 प्लेट्स थे, दो दो की ग्रुपिंग कर दें, या 3 प्लेट्स हैं तो नंबर ऑफ प्लेट्स चेंज हो सकते हैं, हो सकता है 5 से ज्यादा हो जाए। तो करना क्या है देखिए इसमें आप समझिए, जो जैसे ये कंडक्टिंग ऊपर वाली प्लेट और ये 4th प्लेट कनेक्टेड है और ये कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है और इसको ए नाम दिया है, इसका मतलब ये जो प्लेट होगी उसका पोटेंशियल ए होगा, ठीक है। और ये कनेक्टेड है इससे, तो इसका भी पोटेंशियल ए के बराबर होगा, है ना, क्योंकि ये ए पॉइंट से कनेक्टेड है, इसका पोटेंशियल ए, ये ए से कनेक्टेड है, इसका भी पोटेंशियल है। ये पॉइंट बी से कनेक्टेड है तो इसका पोटेंशियल बी होगा इस प्लेट का, और इस वाली प्लेट का भी पोटेंशियल बी होगा, ठीक है। अब सब प्लेट्स के पोटेंशियल लिख रहे हैं एक्सेप्ट ये जो बीच में सेकंड वाली प्लेट रहेगी, क्योंकि किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो इसका क्या लिखेंगे, तो इसका हमें नहीं पता कुछ, तो एक्स मान लेंगे, ठीक है। इसका पोटेंशियल एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, जैसे ए है, बी है और एक्स, 3 पॉइंट है, ठीक है। तो जो जिनके बीच में निकालना होगा सी इक्विवेलेंट, आप उनको साइड में लिखिएगा। जैसे ए और बी के बीच में निकालना है तो मैं ए और बी को साइड में लिख दूंगा, और अगर कुछ नहीं है, केवल ए और बी हैं दो, तो बस ए बी लिखिए। जैसे कोई तीसरा है बीच में, एक्स है, और एक्स के अलावा वाई है, तो मान लीजिए एक्स है, केवल एक है तो उसको बीच में लिख दीजिए ऐसे एक्स। सर अगर दो होते तो फिर ऐसे लिखते एक्स और वाई। सर 3 होते तो फिर एक्स वाई जेड ऐसे लिख देते, ठीक है। तो कुल मिला के आपको सिमेट्रिकली प्लेस करना है पॉइंट को। सर अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, देखिए अगर नहीं लिखेंगे तो ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा, हो जाएगा, पर अगर आप ऐसे सिमेट्रिकली लिखेंगे तो आपको दिख जाएंगे कौन कौन से सीरीज में है, कौन से पैरेलल में। तो अगर केवल ए बी हैं, 2 हैं, तो आप साइड में लिख दीजिए। तीसरा है एक्स है, तो उनके बीचों बीच ऐसे लिख दीजिए। 2 हैं तो एक्स ऊपर वाई नीचे। अब जैसे ऊपर में देखिए, तो पहली प्लेट को देखिए ए, तो पहला वाला जो ये जो कैपेसिटर बन रहा है, ये 2 प्लेट्स, ये ए और एक्स के बीच में कनेक्टेड है, मतलब एक प्लेट ए है, दूसरा प्लेट एक्स है, तो ए और एक्स के बीच में कनेक्टेड है। पहली प्लेट कनेक्ट कर दिया ए और एक्स के बीच में। दूसरी प्लेट बी एक्स के बीच में कनेक्टेड है, तो दूसरी प्लेट को बी और एक्स के बीच में कनेक्ट कर दिया। ये हो गया। तीसरी ए बी के बीच में कनेक्टेड है, तो इसको ए बी के बीच में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। चौथा फिर ए बी के बीच में कनेक्टेड है, तो फिर उसको भी ए बी के बीच में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब बच्चों आप सी इक्विवेलेंट इसका इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 प्लेट्स का एरिया, उनके बीच का सेपरेशन डी है, यानी सी एक जो है वो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका भी कैपेसिटेंस सी है, इसका भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है। तो बच्चों ये दोनों सीरीज में होंगे, तो इनका सी इक्विवेलेंट हो जाएगा सी बाई 2। तो एक्चुअली आप देखेंगे तो 3 कैपेसिटर कनेक्टेड हैं पैरेलल में, सी बाई 2 और ये सी। तो सी इक्विवेलेंट बता पाएंगे क्या बच्चों, सी बाई 2 और सी, तो सी इक्विवेलेंट इसका कॉम्बिनेशन का कितना हो जाएगा, सी प्लस सी बाई 2, है ना, तो 5c/2 हो जाएगा, 5c/2 हो जाएगा। बिल्कुल। तो 5/2 और सी का वैल्यू है ए एप्सिलॉन नॉट बाई टी, तो रख दीजिएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। फिर इसी से मिलता जुलता एक सवाल आपको सॉल्व करने के लिए देता हूं। हेडिंग पड़ जाएगी बच्चों इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स। हेलो सर। बताइए। सर ये अरेंजमेंट कैसे बना है, इसका समझ में नहीं आया। देखिए ये आपको ये सवाल दिया है, ये ठीक है, ये सवाल है पूरा स्टेटमेंट, है ना, कि सेपरेशन डी है और प्लेट्स का एरिया ए है। अब हमसे पूछ दिया गया सवाल में सी इक्विवेलेंट बताइए बिटवीन ए बी। तो जो प्लेट ए से कनेक्टेड है, ठीक है, जैसे ये वाली ए, ऊपर वाली प्लेट ए से कनेक्टेड है ये वाली, तो इसका पोटेंशियल ए लिख दिया। जो बी से कनेक्टेड है उसका बी लिख दिया,
ठीक है। और बीच वाली का हमें नहीं पता है कि ए से कनेक्टेड है कि बी से कनेक्टेड है, नहीं किसी से कनेक्टेड, तो इसका एक्स मान लिया। तो जिनके अक्रॉस निकालना है, जैसे ए बी के अक्रॉस निकालना है, उसको साइड में लिख दीजिए। और कोई अगर है, जैसे कुछ सवाल हैं जिसमें आपको ए बी के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स वाई, सारे प्लेट्स या तो ए से कनेक्टेड होंगे या तो बी से, तो वहां कुछ मत लिखिए। लेकिन अगर आपको कोई ऐसे मिल जाता है कि जो किसी से कनेक्टेड नहीं है, उसको आप एक्स नाम दीजिए। अगर ऐसी दो प्लेट्स हो गई जो किसी चीज से किसी से भी नहीं कनेक्टेड है, तो फिर एक्स और वाई नाम देंगे। तो जैसे यहां पे एक है एक्स, तो उसको आप बीच में एक्स लिख दीजिए, ए बी साइड में, बीच में एक्स। पहली वाली प्लेट ए और एक्स में कनेक्टेड है, तो पहली प्लेट ए एक्स में कनेक्ट कर दिया। दूसरी बी एक्स में कनेक्टेड है, ये कैपेसिटर जो बन रहा है ये बी एक्स है, तो इसको बी और एक्स के बीच में कनेक्ट कर दिया। तीसरी ए बी है, ए बी के बीच में कनेक्ट कर दिया। चौथी भी ए बी है, तो उसको ए बी के बीच में कनेक्ट। अब ये सीधे आपको दिख रहा है, ये सीरीज फिर कॉम्बिनेशन पैरेलल, तो लिख दिया। लिख लिया हो बच्चों तो बताइएगा, फिर सवाल किया जाए। वेट सर। डन सर। ठीक। बच्चों बदल दूं स्लाइड, रेडी हैं? यस सर। ठीक, चलिए। सर स्लाइड बैक करना। कर लीजिए सवाल, फिर स्लाइड लगाता हूं पिछली वाली। प्लेट्स का एरिया ए मानना है, वो सारा अजम्पशन लेके चलना है आपको। प्लेट्स का एरिया ए है और उनके बीच की दूरी डी है, ठीक है। प्लेट्स के बीच की दूरी डी है, एरिया ए है। सी इक्विवेलेंट बताना है बिटवीन ए बी। C/2 हो जाएगा। C/2 है, ओके 3/2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ओके। सर 3C/2। 3C/2, ठीक यस सर 3C/2। ठीक। देखिए बच्चों, सी इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे तो सबसे ऊपर वाली प्लेट को देखिए बच्चों, ए से कनेक्ट है ना। देखिए किसी को डाउट हो पिछले वाले में तो फिर से सीख लीजिए ध्यान से। ये ए से कनेक्टेड है ना ऊपर वाली प्लेट, तो उसको आप ए नाम दे दीजिए, ठीक है। ये फिर नीचे ये प्लेट ए से कनेक्टेड है, जिसको ए नाम दे दीजिए। ये बी, केवल बी है तो इसको बी नाम दिया जाएगा। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, सेकंड नंबर की प्लेट है तो इसको आप एक्स नाम दे दीजिए।
तो मैंने बताया था आपको जिसके अक्रॉस निकालना है उसको आप ए और बी अलग से दे दीजिए नाम, ठीक है, ए बी, और बीच में अगर कुछ आपको अज्यूम करना पड़ रहा है तो उसको एक्स मान लीजिए। तो पहली प्लेट ए और एक्स के बीच में कनेक्टेड है, तो पहला कैपेसिटर ए एक्स के बीच में कनेक्ट कर दिया, दूसरा बी एक्स के बीच में कनेक्टेड है, दूसरा बी एक्स के बीच में कनेक्ट कर दिया, फिर तीसरा ए बी के बीच में कनेक्टेड है तो उसको ए बी के बीच में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा बच्चों ये, है ना। तो ये देखिए ये सी और ये सी सीरीज में है तो C/2, और नीचे उसके साथ पैरेलल में हो जाएगा C, तो C + C/2, C इक्विवेलेंट बन जाएगा 3C/2 और 3/2 A/0/D। चेंज कर दो बच्चों, स्लाइड लिख लिया हो अगर आप सबने तो। यस सर, डन सर। बच्चों चेंज कर रहा हूं मैं। चलिए किसी का ये रह गया हो तो लिख लीजिए। एक और सवाल करते हैं इसी पे, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ये देखिए बच्चों, बताइए इसका सी इक्विवेलेंट अक्रॉस पी क्यू। तो 3C। A into ε/D। ओके सर 3C। ठीक है, सर C/3 होगा। C/3 होगा। A into ε/D आ रही है हमारा। 4 प्लेट्स ऑफ सेम एरिया। इक्विवेलेंट कैपेसिटी अक्रॉस पी क्यू बताना है। देखो जो इसमें आपको जरूरत पड़ेगी क्या, एक्स मानने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, दिख रहा होगा शायद आपको। नो सर। यस यहाँ पे सर। पहला वाला P से कनेक्टेड है तो P, दूसरा ये Q से कनेक्टेड है तो Q, फिर ये भी Q से कनेक्टेड है Q, और ये P से कनेक्टेड है P। तो कोई भी प्लेट बच्चों आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मानना है, तो एक साइड आप लिख दीजिए P, एक साइड लिख दीजिए Q, और फिर सारे कनेक्टेड है। पहली भी PQ के क्रॉस, दूसरा भी PQ के क्रॉस, तीसरा भी PQ के क्रॉस। तो बच्चों तीनों PQ के क्रॉस कनेक्ट कर दीजिए कैपेसिटेंस, ठीक है। तो तीनों पैरेलल में हो जाएंगे बच्चों, तो C इक्विवेलेंट 3 टाइम्स C आ जाएगा ना, C मतलब C Yes, प्लस C sir. प्लस C 3C आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 टाइम्स A/0/D, ठीक है। नोट करिए बच्चों, किसी कुछ कंफ्यूजन होगी सर ये कैसे हो रहा है तो पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। पैरेलल में क्यों कनेक्ट किया? क्योंकि देखो पहली प्लेट किस में बताओ, ये किसके किसके बीच में कनेक्टेड है, पहला कैपेसिटर PQ। तो पहला देखो, पहला वाला PQ के बीच में कनेक्ट है ना, तो PQ के बीच में कनेक्ट कर दिया पहला। दूसरा किसके बीच में कनेक्टेड है, दूसरी वाली प्लेट QP। QP है ना, तो QP के बीच में दूसरी वाली प्लेट कनेक्ट कर दी, है ना, ये दूसरे नंबर का प्लेट हो गया। फिर तीसरा PQ के बीच में कनेक्टेड है तो तीसरा भी PQ के बीच में कनेक्ट कर दिया। तो तीनों पैरेलल दिख गए, पैरेलल दिख गए तो 3C। ओके सर। सर अगर सीरीज में कनेक्ट करते तो फिर डिफरेंट हो जाते ना सारे बीच में पोटेंशियल्स। सीरीज में मतलब अगर हाँ सीरीज में होता तो फिर जैसे हाँ फिर केस अलग होता, मतलब सीरीज मतलब फिर ये पोटेंशियल सेम PQ नहीं होते, ठीक है। तो हर बार जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स है ना, तो आप पहले उसको नॉर्मल सर्किट में बदल लीजिए और उसके बाद सिंप्लीफाई करिए उसको। ओके सर। चलिए बच्चों, अगला जो सवाल है, मतलब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन की तरह है, पर बहुत बार वो सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैं अलग से आप लोग को उसको समझाता हूं, ठीक है। तो बच्चों 2 केसेस कराने हैं, ठीक है, एक एक करके दोनों पे चर्चा करते हैं। तो मान लीजिए कि एक हमारे पास आइसोलेटेड कैपेसिटर है, ठीक है। आइसोलेटेड कैपेसिटर का मतलब कि कहीं से उसको चार्ज करके लाए हैं,
ठीक है, और ये ऐसे रखा हुआ है, बैटरी से कनेक्टेड नहीं है ना। बस हमें ये पता है कि इधर प्लस चार्ज है, इधर माइनस चार्ज है, और ऐसा क्यू चार्ज कुछ प्रेजेंट है। आइसोलेटेड कैपेसिटर है, कहीं से चार्ज करके लाए हैं और ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। और इस आइसोलेटेड कैपेसिटर में अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्लोली एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं इस कैपेसिटर प्लेट में, ठीक है। तो हमें कुछ चीज़ों पे कमेंट करना है, जैसे इस डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और इसको इंसर्ट कर रहे हैं। किन किन चीज़ों पे कमेंट करना है, पहला कमेंट करना है कि चार्ज का क्या होगा, दूसरा कमेंट करना है कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। तीसरा चीज़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स का क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। चौथी चीज़ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द कैपेसिटर्स का क्या होगा, बढ़ेगी घटेगी। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे कमेंट करना है। तो बच्चों सबसे पहले आइए चार्ज पे कमेंट करते हैं। तो आपको क्या लगता है, जैसे जैसे आप कैपेसिटर बढ़ेगा सर, चार्ज बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, चार्ज सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा, चार्ज इंक्रीज होगा हमारे ख्याल से। सेम रहेगा, सेम रहेगा। इंक्रीज या सेम वाले एक्सप्लेन करना चाहें तो कर सकते हैं। क्यों लग रहा है आपको चार्ज सेम रहेगा? सर सर, हमें- चार्ज तो कंजर्व रहता है ना, अब वो सर, हमें- थोड़ी हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक डालने से बीच में। चार्ज तो कंजर्व रहेगा, ओके। और बताइए कुछ। हाँ कुछ अच्छा इंक्रीज वाले आप कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे इंक्रीज होगा? पोटेंशियल जो कि वो है कांस्टेंट रहेगा, तो कैपेसिटर बढ़ जाएगा, और कैपेसिटर बढ़ेगा तो चार्ज को बढ़ना पड़ेगा पोटेंशियल वो करने के लिए सर, ठीक, इशू को मेंटेन करने के लिए। हाँ देखिए यहाँ पे कुछ लगा नहीं हुआ है पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए, ठीक है। चार्ज सेम रहेगा क्योंकि बच्चों देखिए सर्किट कंप्लीटेड नहीं है, चार्ज जो है वो है। अब अगर सर्किट कंप्लीट कर दें आप, अगर इस प्लेट को इस प्लेट से जोड़ दें जाके, है ना, तो फिर चार्जेस फ्लो कर जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अभी यहाँ पे कुछ है नहीं, चार्ज कहाँ जाएंगे, जा ही नहीं सकते, कहीं यहां से यहां नहीं आ सकते। बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, वो खुद इंसुलेटिंग मीडियम है, तो चार्ज के पास फ्लो करने के लिए जगह है नहीं। चार्ज यहां पे आप ऐसा मानिए ट्रैप्ड है, कहीं जा नहीं सकता, तो चार्ज इसलिए सेम रहेगा। अच्छा जैसे जैसे आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते जाएंगे कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा? इंक्रीज होगा सर, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा सर। होती जाएगी। कैपेसिटेंस इंक्रीज होता जाएगा। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्या कहना है? पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा सर। डिक्रीज होगा। इंक्रीज हो होगा। जाएगा। हाँ तो देखिए Q बराबर C इंटू वी, है ना, तो डेल्टा V बराबर आप लिखेंगे तो Q बाई C, ठीक है। तो चूंकि ये कांस्टेंट है और कैपेसिटेंस लगातार बढ़ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब बताइए मुझे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या कहते हैं आप? इंक्रीज करेगी। इंक्रीज हो जाएगी डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी, सर, इंक्रीज होगी सर सर। डिक्रीज Increase होगा। सर होगी। डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी, ठीक है। डिक्रीज होगी, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा कैसे डिक्रीज होगी? सर Q square by 2C वाले increase होगा, कॉम्बिनेशन लेकिन V तो डिक्रीज होगा तो ओवरऑल वो डिक्रीज हो जाएगी। देखिए बच्चों इससे तो आप चार्ज बहुत कौन- बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। कारण क्या है कि ये कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है और कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, इसलिए एनर्जी स्टोर्ड घटती जाएगी, ठीक है। एनर्जी स्टोर घटता जाएगा क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है। सर हाफ CV स्क्वायर से भी तो देख सकते हैं क्या? देखिए हाफ CV स्क्वायर से देख तो सकते हैं, आप एक्सप्लेन इसको ऐसे कर सकते हैं कि भाई कैपेसिटेंस हमारा बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस घट रहा है, चूंकि इसका पावर 2 है तो ये डोमिनेट करेगा। बट बच्चों मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि जैसे 2 चीज वेरिएबल है ना तो आप मत जाइए, जो एक जिसमें आप क्लियरली देख पा रहे हो, जैसे इसमें बिल्कुल एक ही चीज का वेरिएशन है और वो बढ़ रहा है तो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड घट जाएगी। अच्छा बच्चों फोर्स बिटवीन द प्लेट्स के बारे में आपको क्या कहना है? फोर्स बिटवीन द प्लेट्स बढ़ेगा घटेगा या कुछ भी नहीं, कुछ ऐसे कह सकते हैं? सर कम होगा। सर, कमी होगा सर, घटेगा, घटेगा, सर घटेगा। यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो क्योंकि गया। पोटेंशियल सर, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक घट रहा है फील्ड ना भी कम होगी, ओके। सर, पोटेंशियल घट रहा है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। ओके, डेल्टा V अपॉन डेल्टा D होता है ना सर, डेल्टा V अपॉन D होता है, तो Okay. डिस्टेंस तो सेम है लेकिन पोटेंशियल जो है वो घट रहा है। पोटेंशियल घटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगा, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो फोर्स भी घटेगी। सर फोर्स को Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट करके लिखते हैं, तो जी। Q तो कांस्टेंट है और बाद में Right. मीडियम बदल दिया तो नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो ठीक। कम होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों मैं थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयास करता हूं, थोड़ा सा देखिए आप लोग। ये जो जैसे प्लेट्स है ना, ठीक है, चार्ज कहीं नहीं जा रहा है प्लेट्स का, ठीक है। ये जो प्लेट है वो कुछ इस तरह से लगी हुई है,
ठीक है, इस पे पॉजिटिव है और इस पे नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ऐसे रखे हुए हैं और आप बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे कुछ डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं। अब बच्चों एक चीज़ आप थोड़ा सा नोटिस करिए, हालांकि डाइलेक्ट्रिक हम लोग इंसर्ट करते हैं पर बच्चों डाइलेक्ट्रिक ना उसकी एक लिमिट होती है मतलब उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है। मैं अगर आपसे पूछूं कि जैसे जैसे आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं बच्चों, है ना, बिल्कुल लॉजिकल आप सोचिएगा, जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते जा रहे हैं यहाँ पे, ये जो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज है और निगेटिव प्लेट पे चार्ज है ये घट बढ़ रहा है क्या? मतलब पॉजिटिव अमाउंट ऑफ चार्ज या निगेटिव अमाउंट ऑफ चार्ज कुछ घट बढ़ रहा है क्या प्लेट्स के इंसर्ट करने पे? नहीं बढ़ रहा है ना, ना ही घट रहा है ना ही बढ़ रहा है, ठीक है। और ये प्लेट्स पे जब चार्जेस ही बढ़ घट नहीं रहे हैं, प्लेट्स पे चार्जेस ही बढ़ नहीं रहे हैं, तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा घटेगा नहीं, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहेगा। अब आपका एक इसमें आ सकता है क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बन सकते हैं। सर एक बात बताइए, जब आप इंसर्ट करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं घट जाएगा? पहले सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा और जब आप इंसर्ट कर देंगे तो सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया तो फोर्स तो घट ही जाना चाहिए। देखिए जो ये सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट एग्जिस्ट कर रहा है ना, ठीक है, वो कहां से कहां एग्जिस्ट कर रहा है, ध्यान सुनिएगा। जो सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट एग्जिस्ट कर रहा है वो विद इन डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहा है, मतलब विद इन डाइलेक्ट्रिक अगर आप मुझे किसी पॉइंट पे पूछेंगे तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट है अनडाउटेडली। लेकिन ये जो प्लेट्स लगी हुई हैं ये डाइलेक्ट्रिक के बच्चों अंदर हैं या डाइलेक्ट्रिक के बाहर हैं? डाइलेक्ट्रिक के बाहर हैं। तो अगर आप बिल्कुल जैसे हमें ऐसा लग रहा है कि इंसर्ट कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक, पर आप इस चीज को अगर इस वाले पोर्शन को या इस वाले पोर्शन को जूम करके देखेंगे तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ये प्लेट है और इस प्लेट के अंदर डाइलेक्ट्रिक ये है, ये डाइलेक्ट्रिक का बाउंड्री है, ये प्लेट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जो वैक्यूम में क्रिएट कर रही है वो है, और फिर इसके अंदर ये जो फील्ड लाइन होगी ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर वाली फील्ड लाइन होगी, ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर ऐसा फील्ड लाइन जाएगा और उसके बाद फिर वापस ये बाउंड्री आएगी किसकी, ये वाली बाउंड्री आ जाएगी फिर से डाइलेक्ट्रिक की, ठीक है, और फिर इसके बाहर हमारा एग्जिस्ट करेगा नॉर्मल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो जो फील्ड लाइन इस पे फोर्स लगा रही है ना वो ये वाली फील्ड लाइन है जो वैक्यूम में है, ठीक है। तो बच्चों फोर्स चेंज नहीं होगा बिटवीन द प्लेट्स, जो है फोर्स चेंज नहीं होगा। तो एक तो ये आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि चार्जेस ही नहीं चेंज हो रहे हैं, बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पे चार्जेस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स में ही तो फोर्स लगने हैं ना, मैं पॉजिटिव चार्ज चेंज कर रहा हूं ना नेगेटिव चार्ज चेंज कर रहा हूं, तो इनके बीच में ना इनके बीच की दूरी चेंज कर रहा हूं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे क्या ही फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहेगा। सर लेकिन के एप्सिलॉन नॉट भी तो हो रहा है फोर्स के नीचे, हाँ, फोर्स इक्वल्स टू के ऊपर एप्सिलॉन नॉट, सर मीडियम भी के की जो है वो 1 अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ना सर, मीडियम चेंज हो जाएगा। हाँ वही मैं कह रहा था। देखिए मैं इसीलिए ये वाला एक्सप्लेनेशन दे रहा था। तो एक तो चार्ज वाले में तो आपको आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं कि चार्जेस बढ़ घट नहीं रहे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा घटेगा नहीं। अभी जो मीडियम आप बीच में इंसर्ट कर रहे हैं ना, इसीलिए मैंने ये वाला थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये जो बीच में आप मीडियम बदल रहे हैं ना, ये वाला मीडियम, वो मीडियम अगर मैं यही दो चार्ज प्लेट्स इस मीडियम के अंदर रख दूं, मतलब इधर ले आऊं पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और इधर रख दूं, है ना, मीडियम के अंदर रख दूं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट है, तो हां फिर फोर्स घट जाएगा इनके बीच में। पर ये जो प्लेट्स हैं जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर रखी हुई है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बाहर है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बाहर है। इनके बीच में यहां पे कुछ तो स्पेस होगा, मिलीमीटर का, माइक्रोमीटर का, नैनोमीटर, कुछ तो स्पेस होगा। मतलब ये जो प्लेट है और उसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, इनके बीच में थोड़ी बहुत तो कुछ तो जगह होगी ना, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, कुछ तो जगह होगी। इसी तरह से यहां पे भी जगह होगी। तो जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर की फील्ड है ना, वो डाइलेक्ट्रिक में ही शुरू होकर डाइलेक्ट्रिक में ही खत्म हो जाएगी। मतलब ये वाली जो सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट है उसकी बाउंड्री ये है, यहां पे खत्म हो गई। कहां से शुरू होगी? जहां पे डाइलेक्ट्रिक शुरू हो रहा है वहां पे शुरू होगी, और कहां पे खत्म होगी? जो डाइलेक्ट्रिक की बाउंड्री वहां पे खत्म होगी। ये जो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पे फोर्स लगाएगी ना निगेटिव वाली प्लेट पे, वो ये वाली फील्ड लाइन होगी, जो वैक्यूम वाली फील्ड लाइन होगी। समझ रहे हैं आप? ये जो वैक्यूम वाली फील्ड लाइन होगी वो इसको अट्रैक्ट करेगी। क्लियर हो रहा है? ठीक है सर। तो सर अगर हम फुली इंसर्ट कर दें कि बिल्कुल स्पेस नहीं है तब नहीं, कैसे कर पाएंगे आप? पॉसिबल ही नहीं है ना। कैसे कर? आप इंसर्ट करेंगे
है ना, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे तो कुछ तो स्पेस होगा ना बीच में, ठीक है, कुछ तो होगा। या मान लो बिल्कुल भी स्पेस आप नहीं छोड़ते हो, तो जो ये फील्ड लाइन शुरू होंगी और जो फील्ड लाइन खत्म होगी ना, वो सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट वाली फील्ड लाइन, वो इस बाउंड्री से शुरू होकर इस बाउंड्री तक, उसकी बाउंड्री ही यही है। ये जो सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट वाला चीज है वो यहां से शुरू होगा और यहां पे खत्म हो जाएगा, है ना, यहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है, वो यहां तक पहुंच ही नहीं रही है उसकी फील्ड लाइन जो फोर्स लगाने वाली है, ठीक है। तो बच्चों इसको लिख लीजिए आप लोग, सेम रहेगा। सर जैसे एक क्वेश्चन बनाया जाता है कि अगर दो चार्जेस हैं उनको ए में रखा हुआ है तो दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो एफ लग रहा है, राइट। लेकिन उस पूरे सिस्टम को अगर जो है वाटर में लेकर चलेगा और वाटर का जो डायरेक्ट कांस्टेंट है वो 81 एक से आता बड़ा है, होगा, फोर्स कम हो जाएगा, राइट। इससे तो फोर्स कम हो जाता है दोनों के दरमियान जो लगा फोर्स है। तो सर लेकिन उसमें थोड़ा उसमें सा दो चार्जेस क्या होते हैं ना, मीडियम के अंदर जा चुके हैं, राइट। यहां पे देखिए सर, ना, yes, सर। दो चार्जेस मीडियम के अंदर हैं क्या, जब आप जैसे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं तो ये दोनों डाइलेक्ट्रिक के अंदर चले गए हैं क्या, ऐसा नहीं है ना, नो सर नो उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक आप इंसर्ट कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं थोड़ा बहुत? सर, ये सर समझ में आ तो गया। इसका सीधा एक्सप्लेनेशन तो आप ये समझ लीजिए कि चार्जेस ही नहीं चेंज होंगे तो प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन कैसे चेंज होगा। और ये डाउट है कि बीच का मीडियम चेंज हो रहा है तो फील्ड लाइंस जो फोर्स लगाएंगी नेगेटिव पे वो बाहर वाली होंगी, वैक्यूम वाली फील्ड लाइंस लगाएंगी। इसकी तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डाइलेक्ट्रिक के अंदर ही खत्म हो जाएगा, है ना। सर सर हेडिंग क्या ऑप्शन में डालनी है? स्पेसिफिकली बोल दे कि फुली इमर्स्ड है बीच में, तो फिर हाँ, अगर आप इस डाइलेक्ट्रिक प्लेट को उठा के, है ना, और आप इसको इंसर्ट कर दे पूरी तरीके से, मतलब पानी के अंदर इंसर्ट कर दे, है ना, तो नेट फोर्स फिर वो कम हो जाएगा, ठीक है। पूरी तरह से अगर पानी के अंदर इंसर्ट कर देंगे तो फिर नेट फोर्स हम लोग कह सकते हैं कम हो जाएगा, क्योंकि इंडक्शन हो जाएगा, फिर इधर भी इंडक्शन हो जाएगा, है ना, तो पूरी तरीके से अंदर हो जाएगा, तो फिर कहानी थोड़ा सा बदल सकते हैं। पर यहां पे तो बिल्कुल नहीं। अगर आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं तो इसके दो एक्सप्लेनेशन है, एक तो चार्ज चेंज नहीं हो रहा तो फोर्स बिल्कुल चेंज नहीं होगा, और मीडियम के अंदर प्लेट्स नहीं है, प्लेट्स बाहर हैं, ठीक है, तो बिल्कुल यहां पे तो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है, इस वाले केस के लिए। ओके सर। सर हेडिंग क्या डालनी है? ये बच्चों क्वेश्चन है, ये है ना, ये क्या है कि ये सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसको एज अ क्वेश्चन ही लिख लीजिए। सर लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कहेंगे फिर? क्या क्या? सर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड तो घट जैसे जाएगा, में इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स घट जाएगा, ठीक है। नेट मतलब हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, तो प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी, ठीक है। अब ये जो केस करने वाले हैं बच्चों, इसमें थोड़ा सा अंतर कर रहे हैं हम लोग, और आपको बताना है क्या चेंजेस कर रहे हैं। तो इस बार बैटरी लगी हुई है, पिछली बार आइसोलेटेड कैपेसिटर था, इस बार बैटरी लगी हुई है। फिर से एक एक करके सारी चीजों पे कमेंट करना है, थोड़ा बहुत आपको अंदाजा हो गया होगा। कैपेसिटेंस के बारे में क्या कहेंगे बच्चों? कैपेसिटेंस सर इंक्रीज हो जाएगा, सर इंक्रीज बढ़ेगा सर। कैपेसिटेंस बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम बिटवीन द रहेगा प्लेट्स, सर, सेम रहेगा, जीरो हो जाएगा, सेम रहेगा सर पोटेंशियल। सेम हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स रिमेन सेम। जैसे जैसे आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कारण क्या है? सर बैटरी जो है मेंटेन कर रही है, बैटरी कनेक्ट है, बैटरी मेंटेन कर रही है सर। बिल्कुल, तो बैटरी का काम ही है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना, तो बैटरी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा। चार्ज स्टोर्ड बढ़ेगा सर। तब बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। चार्ज स्टोर बढ़ेगा सी डेल्टा वी से। कैपेसिटेंस चेंज नहीं हो Yes, रहा है, sir. पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो चार्ज बढ़ जाएगा। एनर्जी स्टोर्ड इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी सर। हाफ सी वी स्क्वायर, सी बढ़ जाएगा, है ना, सी बढ़ जाएगा बच्चों, तो एनर्जी स्टोर्ड भी बढ़ जाएगा। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, अगर समझ में आया होगा तो बताइए। सर घट Same जाएगा, रहेगा, घट जाएगा सर, घट कम हो जाएगा। जाएगा। इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा ये सर। सर इंक्रीज ही होगा, इंक्रीज होगा चार्ज। चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि यस सर इंक्रीज होगा बढ़ेगा सर। सर। इंक्रीज हो जाएगा बच्चों, है ना, यस सर।
इंक्रीज होगा फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, चार्जेस बढ़ जाएंगे, प्लस माइनस बढ़ जाएंगे तो इंक्रीज हो जाएगा फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। बच्चों अगली हेडिंग डाल दीजिए ये लिखने के बाद। सर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड चलिए बढ़िया सवाल बच्चों। एक थोड़ा सा कोई कमेंट करने की कोशिश करेगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में? आप में से कोई बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, क्या कहना चाहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में? बता सकते हैं बच्चों आप लोग, है ना? बढ़ेगा सर, बढ़ना चाहिए सर। इंक्रीज हो जाएगी सर। इंक्रीज हो जाएगी, कारण क्या है? सर फोर्स सर नहीं सेम सर, रहे, कुछ सेम सर सेम रहेगा। सेम रहेगा सर, सेम चार्जेस रहेगा, और पोटेंशियल फोर्स डिफरेंस दोनों सेम है, इंक्रीज हो रहे हैं तो सेम रहेगी। सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। यस सर। और बच्चों बताइए, एक तो सेम आ रहा है। अच्छा सेम के लिए लॉजिक क्या दे रहे हैं? सेम के लिए सर अगर चार्ज बढ़ Potential रहा है तो difference साथ में- में फोर्स भी बढ़ रही है। सर पोटेंशियल डिफरेंस भी तो सेम है और डिस्टेंस भी दोनों के दरमियान का सेम है बीच का। बिल्कुल। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली सेम रहेगी बच्चों, है ना? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी बाई डी लिखते हैं आप, ठीक है? तो दोनों के बीच की दूरी को नहीं बढ़ा रहे हैं और पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी कांस्टेंट रख रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स सेम। ठीक है, नोट कर लीजिए यस सर। बच्चों। अगर हो जाए तो फिर अगली हेडिंग लिखा जाएगा। अब बोल सकते हैं कि जब जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हाँ रहेगी। हाँ बिल्कुल आप बोल सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखिएगा कि डी का चेंज ना हो। कई बार आपसे सवाल में पूछ देगा कि बैटरी लगी हुई है और प्लेट्स डाइलेक्ट्रिक नहीं इंसर्ट कर रहे, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स बढ़ा रहे हैं, तो फिर आपसे कमेंट करने के लिए पूछ देगा सारी चीज़ों पे। तो फिर आप अगर बैटरी लगी हुई है तो बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी बैटरी लगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, जब आइसोलेटेड है तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। फिर उसके आधार पे कई बार, ये तो मैंने एक केस करा दिया डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन का, कई बार डाइलेक्ट्रिक नहीं इंसर्ट कराते, कई बार दूरी बढ़ाते घटाते हैं, ठीक है? तो फिर आपको उसमें कमेंट करना पड़ता है सारी चीज़ों पे। चलिए बच्चों, मान लीजिए इसी सवाल में डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन वाला आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए कि इनके बीच की दूरी को बढ़ा रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक भूल जाइए कि डाइलेक्ट्रिक है भी, भूल जाइए डाइलेक्ट्रिक नहीं है, प्लेट्स है, उनके बीच की दूरी को हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो आप फिर से इन सारी चीजों पे कमेंट करने की कोशिश करेंगे क्या? कैपेसिटेंस क्या लगता है? जैसे दूरी बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा? तो कम हो जाएगी, डिक्रीज कम हो जाएगा। कैपेसिटेंस घट जाएगा, ठीक है? Decrease जैसे जैसे हो दूरी जाएगा। बढ़ाएंगे ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, कैपेसिटेंस घटेगा। पोटेंशियल Yes, डिफरेंस sir. पे क्या फर्क पड़ेगा? सेम रहेगा सर, सेम रहेगा। बैटरी Yes, sir, कनेक्टेड बैटरी से बैटरी से कनेक्टेड है। चार्ज स्टोर्ड कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। यस सर। कैपेसिटेंस कम हो रहा है, कैपेसिटेंस डिक्रीज एनर्जी स्टोर्ड कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज होगा। डिक्रीज कम हो हो जाएगा जाएगा, कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। डिक्रीज कर रहा है। Yes, sir. फोर्स बिटवीन द प्लेट्स बच्चों, क्या इस पे क्या कहेंगे? फोर्स बिटवीन द प्लेट्स सर, कम हो जाएगा ये भी सर, डिक्रीज होगा। डिक्रीज डिक्रीज हो होगा, जाएगा सर। यस सर। कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है लेकिन चार्ज कम हो गया है ना, decrease इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है लेकिन चार्ज कम हो सेम गया। रहेगा। नहीं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया और चार्ज भी कम हो गए। फोर्स, तो बच्चों देखिए फोर्स होता है प्लस और माइनस चार्ज पे, है ना? प्लस और माइनस चार्ज पे डिपेंड करेगा फोर्स। जितना ज्यादा अगर चार्जेस के अमाउंट बढ़ रहे होंगे तो फोर्स बढ़ेगा, चार्जेस के अमाउंट घट रहे होंगे तो फोर्स घटेगा। सर लेकिन दूरी भी तो बढ़ा रहे हैं। देखिए बच्चों क्या है ना कि इनको हम लोग इनफाइनाइट प्लेट्स की तरह डील करते हैं कि इनके बीच का, इनका जो एरिया है वो इनके बीच के सेपरेशन से बहुत कम है। तो दूरी को थोड़ा बहुत बढ़ाने या घटाने से आप वो इनवर्स लॉ मत सोचिएगा कूलम वाला कि सर वो दूरी बढ़ेगी, तो वो नहीं, वो पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। यहाँ पे इनफाइनाइट प्लेट्स मानते हैं, तो दूरी ज्यादा करने से फोर्स पे फर्क, आप उसको इग्नोर करिए। तो अब जैसे आप बैटरी कनेक्टेड है, दूरी बढ़ा रहे हैं, कैपेसिटेंस घट रही है, चार्ज बिटवीन द प्लेट्स
कम हो जाएगा, चार्ज स्टोर्ड कम होगा तो उनके बीच का अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, किसी का कुछ कोई अलग सोच रहे हो और कुछ अलग आंसर आ रहा हो तो मेरे साथ डिस्कशन कर लीजिए। तो फोर्स घट जाएगा बच्चों, अगर आप सेम प्लेट्स के बीच की दूरी बढ़ा रहे हैं तो फोर्स घट जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बच्चों क्या कहना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फिर डिक्रीज होगा। डिक्रीज हो जाएगा। जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, कोई कुछ कह रहे तो रहे थे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा, चार्ज स्टोर भी, बिल्कुल सही बात है। चार्ज स्टोर घट रहा है, इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से पूछा जा सकता है सवाल। आइए बच्चों, अगली हेडिंग, ब्रेकडाउन वोल्टेज कैलकुलेशन। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज हालांकि हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा बहुत डिस्कशन भी किया है। कुछ सवाल लूंगा बच्चों जहां पे ब्रेकडाउन वोल्टेज का कैलकुलेशन हम लोग सीखेंगे। ठीक है, बच्चों हमारे पास दो कैपेसिटर है। ठीक है, एक का ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो हम लोगों ने ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं पढ़ा था बच्चों। क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था, कोई बता सकता है? जहां पे डाइलेक्ट्रिक फेल कर जाता है, क्या पढ़ा था? कुछ याद आ रहा है? उस टर्म को क्या बोलते थे हम लोग? सर इतना पोटेंशियल डिफरेंस के जिस वजह से सर मीडियम जो होता है वो कंडक्टिंग के तौर पर काम करने लगता है सर। हाँ, उसको हम लोग क्या बोलते थे? जिस चीज पे ये होता था, वो कुछ मैंने टर्म बताया था। डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सर, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, बिल्कुल। बच्चों देखिए, हमारे पास दो कैपेसिटर है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसी से रिलेटेड है ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसपे इंसुलेटर स्टार्ट्स बिहेविंग एज कंडक्टर। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज उतना पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे तो उतनी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, अगर इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट से ऊपर चला गया तो फिर इसका पर्पस लॉस हो जाएगा, ये चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा। उसी तरह से इस कैपेसिटर का वोल्टेज अगर 5 वोल्ट से इसके अक्रॉस वोल्टेज 5 वोल्ट से ऊपर चला गया तो ये चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो दो आपके पास कैपेसिटर है, दोनों के ब्रेकडाउन वोल्टेज आपके पास हैं। सवाल में पूछा गया है कि अगर इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं सीरीज में, ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन का ब्रेकडाउन वोल्टेज बता दीजिए। व्हाट विल बी द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ कॉम्बिनेशन? ठीक है, तो ध्यान सुनिए बच्चों कैसे सवाल को हल करना है। ठीक है, अगर पैरेलल में कनेक्ट कर देगा तो बच्चों बात ही खत्म हो गई, क्योंकि दोनों के क्रॉस सेम वोल्टेज रहेगा, तो जो इनमें से कम है उतना ही वोल्टेज लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आप पैरेलल बहुत आसान है, मैं अभी आपको समझा दूंगा, पहले सीरीज समझते हैं। ठीक है, तो दोनों कनेक्ट कर दिया गया, ब्रेकडाउन वोल्टेज सिस्टम का बताना है। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये कैपेसिटेंस है, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट है, बच्चों बताइए इसमें मैक्सिमम चार्ज आप कितना स्टोर कर सकते हैं? क्या आंसर करेंगे? इसमें मैक्सिमम चार्ज स्टोर 100 माइक्रोकूलम। 100 माइक्रोकूलम। बिल्कुल 100 माइक्रोकूलम। अगर मैं दूसरे वाले में पूछूं कि आप इसमें कितना मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर सकते हैं? 25 माइक्रोकूलम। 25 माइक्रोकूलम। इसका मतलब इसमें अगर चार्ज स्टोर्ड 100 माइक्रोकूलम से ज्यादा हो गया तो ये फ्यूज हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। ये 25 माइक्रोकूलम से ज्यादा हो गया तो ये भी चार्ज करना बंद हो जाएगा। अच्छा बच्चों, जब आप कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो दोनों में चार्ज स्टोर सेम होता है या चार्ज स्टोर अलग अलग होता है? सेम होता है सर। तो अगर आप चाहते हो कि दोनों सेफली काम कर पाए और दोनों में चार्ज स्टोर आपको एक में 100 मेंटेन करना है, इसमें 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसमें 25 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और आप चाहते हैं कि दोनों काम करें, है ना, ऐसा नहीं हो कि एक फ्यूज हो जाए एक काम करे, नहीं, हम चाहते हैं दोनों काम करें। तो बताइए दोनों में मैक्सिमम स्टोर चार्ज कितना ले जा सकते हैं? दोनों में 25 माइक्रोकूलम। 25। क्यों 25? क्यों उससे ऊपर क्यों नहीं ले जा सकते? क्योंकि सर उससे ऊपर ले गए तो फिर नीचे पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा और ये टूट जाएगा। हाँ, अगर आपने मान लीजिए इसके उसमें चले गए कि 100 इसमें स्टोर कर सकते हैं, हम 70 ले चलते हैं या 100 ले जाते हैं, तो फिर ये काम करना 25 से ऊपर जाएंगे, हर एक 25 से ऊपर वैल्यू पे ये काम करना बंद कर देगा, तो एक फ्यूज हो जाएगा। तो सेफ काम करना चाहते हैं तो मतलब मैक्सिमम चार्ज 25 होना चाहिए। अच्छा, अगर इन दोनों में चार्ज मैक्सिमम 25 होना चाहिए, इसका कैपेसिटेंस 10 है और इसका कैपेसिटेंस 5 है, तो क्या बच्चों हम लोग सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं क्या? कॉम्बिनेशन का सी इक्विवेलेंट, प्रोडक्ट अपॉन सम, 50/15 10/3 10/3 बिल्कुल, ये सी इक्विवेलेंट हो गया।
तो मैक्सिमम चार्ज ले सकते हैं 25, है ना, मतलब ये बैटरी मैक्सिमम 25 माइक्रोकुलम चार्ज स्टोर कर सकती है। तो Q बराबर होता है C डेल्टा V। सर Q बराबर 75/10। हाँ C इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा V। तो Q हम लोग मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं कॉम्बिनेशन में 25 और C इक्विवेलेंट है कॉम्बिनेशन का 10/3। तो कॉम्बिनेशन का ब्रेक डाउन वोल्टेज बच्चों यहां से निकाल सकते हैं, है ना, 25 इंटू 3/10 कितना आ जाएगा बच्चों ब्रेक डाउन वोल्टेज, 5/10। है ना, 7.5। 7.5 वोल्ट। तो कॉम्बिनेशन का ब्रेकडाउन वोल्टेज 7.5 वोल्ट हो गया। मान लीजिए सवाल में इसी तरह पूछ दे कि दो कैपेसिटर हैं, इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है, बताइए सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा। फिर क्या बताएंगे आप, आंसर क्या करेंगे, पैरेलल में अगर कनेक्ट करना होगा तो 25 से डिवाइड कर दीजिए। 5 वोल्ट। 5 5 हो वोल्ट। जाता 5 वोल्ट। क्यों यस 5 सर, 5 वोल्ट, वोल्ट। क्यों 5 वोल्ट क्यों बोलेंगे? सर 25 के हिसाब से देखेंगे ना हम, क्योंकि उससे 25 वाला ज्यादा जो की मैक्सिमम कर फाइव सकता है से वो दोनों 5 वोल्ट ही कर करेगा सकता ना। है। हाँ, इसमें देखिए बच्चों मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आपने यहाँ पे 5 से ऊपर कुछ भी वोल्टेज लगाया तो 5 वोल्ट वाला ये वाला काम करना बंद कर देगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो अगर आप चाहते हो सर। दोनों काम करें तो 5 वोल्ट से कुछ भी नीचे पे दोनों चल जाएंगे, क्योंकि ये तो 10 वोल्ट तक झेल जाएगा, ये 5 के ऊपर नहीं झेल पाएगा। तो अगर आप 5 के ऊपर नहीं ले जाना चाहते तो 3 ही, 4 5 से नीचे कोई भी वैल्यू पे काम दोनों कर जाएंगे, 5 से ऊपर पे 5 वोल्ट वाला काम नहीं करेगा, तो सेफ ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 हो जाएगा। तो पैरेलल कनेक्शन बिल्कुल आसान है, जो उनमें से छोटी वैल्यू होगी वही सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाएगा। लेकिन अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। नोट कर लीजिए बच्चों और फिर सवाल करते हैं अगला। बच्चों इसी पे एक सवाल करा देता हूं मैं आपको, जहां पे आपको सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज निकालना होगा, दो कैपेसिटर और उनके ब्रेकडाउन वोल्टेज गिवन होंगे आपको। सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन सर। थर्ड वाला आ रहा है सर, थर्ड वाला। ये आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ, मैक्सिमम चार्ज स्टोर जो हो सकता है वो CV हो सकता है, और तीनों आप सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो C मैक्सिमम चार्ज जो स्टोर हो सकता है वो है CV, और ये बराबर होगा C इक्विवेलेंट हो जाएगा C/3, और पोटेंशियल डिफरेंस ब्रेकडाउन वोल्टेज तो डेल्टा V की वैल्यू आ जाएगी 3V। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप 3 वोल्ट का लगा सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम चार्ज CV हो सकता है, C इक्विवेलेंट C/3 तो डेल्टा V। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज का अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना चाहें तो जितना मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर सकते हैं डिवाइड बाय C इक्विवेलेंट, ठीक है।
तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज का फॉर्मूला आ जाएगा। तो क्यू मैक्स इसमें CV और डिवाइड बाय C/3। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज बच्चों इसमें 3V आ जाएगा, कॉम्बिनेशन C/3 है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किसी कुछ डाउट हो बच्चों तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर अगला कॉन्सेप्ट करते सर हैं। पहले वाला नहीं लिख पाई थी मैं। बच्चों डन है ये? कोई रह गया है लिखने को बताइए, नहीं तो चलते हैं अगले में। अब अगला जो बच्चों है वो भी हो एक, गया सर। हाँ अगला जो सवाल है वो भी एक मतलब सवाल ही है, कॉन्सेप्ट नहीं है, पर बहुत बार पूछा जाता है तो उसको भी कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने सवाल किया था सरफेस टेंशन में कि छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलके एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, उसी टाइप का एक सवाल इसमें भी बन जाता है। तो मैं आपको एक सवाल कराता हूँ, पहले समझाता हूँ, उसके बाद एक करने के लिए आपको देता हूँ। चेंज कर रहा हूँ बच्चों स्लाइड में, ठीक। देखिए, तो मान लीजिए बच्चों जैसे छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, है ना, और मान लीजिए n छोटे ड्रॉप्स हैं, हर एक का रेडियस स्मॉल r है और हर एक पे चार्ज q है, ठीक है। छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉप्स हैं, हर एक पे चार्ज q है, रेडियस स्मॉल r है और n छोटे छोटे ऐसे ड्रॉप्स हैं। ये सारे कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं, ये सारे कंबाइन कर जाते हैं और एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं, ठीक है। इस बड़े ड्रॉप का रेडियस मान लीजिए कैपिटल R है। सवाल में आपसे पूछ देगा इस बड़े वाले ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। तो कई बार होगा कि छोटे ड्रॉप्स का आपको चार्ज दे देगा या छोटे वाले ड्रॉप्स का पोटेंशियल दे देगा, ठीक है, और आपको बोलेगा कि कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं, बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल बताइए, ठीक है। तो इसमें बच्चों दो आपको कंजर्वेशन के लॉ लगाने। पहला तो वॉल्यूम कंजर्वेशन, तो n इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इट इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि देखिए जैसे बड़ा ड्रॉप है, आप इसको स्फेरिकल ड्रॉप है, इसका पोटेंशियल लिखना चाहेंगे तो आप KQ/R लिखेंगे, ठीक है। तो आपको दो टर्म निकालने की जरूरत पड़ेगी, एक तो R मिल जाए और कहीं से चार्ज मिल जाए। तो कैपिटल R आप वॉल्यूम कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं कि कैपिटल R की वैल्यू जो होगी वो R टाइम्स n के पावर 2/3 सॉरी n के पावर 1/3, ठीक है। ये कैपिटल R की वैल्यू हो जाएगी। और चार्ज कैपिटल Q निकालना चाहेंगे बच्चों, कोई बताएगा मुझे कैपिटल Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल चार्ज ऑन द बिगर ड्रॉप, NQ। NQ, है ना। चार्ज कंजर्वेशन से बोल रहे हैं ना, कि चार्ज तो कहीं जाएगा नहीं बच्चों, मान लीजिए कंबाइन कर जाएंगे तो चार्ज तो कंजर्व रहेगा ही। तो NQ ये हो जाएगा कैपिटल, तो टोटल पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप के कैपिटल Q की वैल्यू रख देंगे n टाइम्स स्मॉल q और कैपिटल R की वैल्यू रख देंगे स्मॉल r n के पावर 1/3, ठीक है। यहां से तो बड़ी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल आ जाएगा। एक तो कैटेगरी है। दूसरा हो सकता है कई बार सवाल में आपको Q की वैल्यू ना दे, आपको बोले कि छोटे छोटे जो ड्रॉप्स हैं उनका पोटेंशियल V है, बताइए जब कंबाइन करके बड़ा ड्रॉप बनेंगे तो उसका पोटेंशियल क्या होगा। तो छोटे ड्रॉप का जैसे मान लीजिए ये नहीं दे आपको कि कितना Q है, तो एक ड्रॉप का पोटेंशियल आप ऐसे लिख दीजिएगा KQ डिवाइड बाय स्मॉल r, ठीक है। तो यहां से आप Q की वैल्यू निकाल दीजिएगा RV डिवाइड बाय K। तो ये एक छोटी ड्रॉप पे चार्ज आएगा। अगर मान लीजिए डायरेक्ट आपको छोटी ड्रॉप पे चार्ज नहीं बताता है, उसका पोटेंशियल बनाता है, तो आप यहां से छोटी ड्रॉप का चार्ज निकाल दीजिएगा, फिर इसको यूज कर लीजिएगा n टाइम्स स्मॉल q और फिर आप फाइनल उसमें इन टर्म्स ऑफ v बता सकते हैं, ठीक है। सर तो हाँ, सर अब के वाले टेस्ट में ऐसा ही क्वेश्चन आया था। अच्छा इस वाले टेस्ट में यस सर, यस सर, इसमें सरफेस डेंसिटी का रेशियो निकालना था। सरफेस डेंसिटी का रेशियो, ओके सर ठीक है सर। ये वाला कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था क्या उसमें? नहीं सर, ऐसे इसका ही नहीं था था, सर। ड्रॉप्स मर्ज हुई थी, ऐसा ही था, फाइनल ड्रॉप्स मिलकर एक उनका बिग ड्रॉप रेशियो बना रही थी। सरफेस डेंसिटी का। तो उसमें Small चार्ज drop कंजर्वेशन से मेरे हिसाब से हो गया होगा, फिर पोटेंशियल का कुछ यस नहीं। सर हो गया था। चलिए एक सवाल कराता हूं बच्चों इसी पे मैं, तो आइडिया लगेगा सर आपको। लिख लेने दीजिए सर, लिख लेने। लिखिए लिखिए।
बच्चों लगाऊं सवाल इसी पे? देखिए, सर अभी बैक मत करिए, अब स्लाइड बैक कर दीजिए। ओके ओके, लिखिए लिखिए। चलिए बच्चों, बताइए आंसर इसका। सर 81 81 वोल्ट आ रहा है। 1 आ रहा है। 81। यस सर। यस Okay. सर। Each of radius 10⁻³ having charge. Okay. तो कैपिटल Q की वैल्यू हो जाएगी 27 इंटू 10⁻12 और कैपिटल R की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल r 10⁻³ इंटू n⁻⁴ 27⁻⁴। मुझे ये पहला वाला जो लिखा है मैंने वो चार्ज कंजर्वेशन से कि एक पे 10⁻12 कूलम है तो 27 पे होगा 27 इंटू और 27 क्यूब रूट ऑफ 27 कितना हो जाएगा बच्चों? क्यूब रूट ऑफ 27 3 ना। तो यस ये सर। कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी। तो पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप के की वैल्यू रख देते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ और क्यू हो जाएगा 27 इंटू 10⁻⁻12 और आर है 3 इंटू 10⁻⁻3। हाँ, एक 81 वोल्ट आंसर आ जाएगा। यस ठीक सर। है, चलिए नोट कर लीजिए बच्चों, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक, बच्चों एक सवाल है, मैंने इसको आज की क्लास में नहीं पढ़ाया है पर इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट शायद मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। एक बार आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। पिछली क्लास में पढ़ाया कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 50 पिकोफैरेड इज चार्ज्ड बाय 100 वोल्ट सोर्स। It is then connected to another identical uncharged capacitor. Electrostatic energy loss in the process is. आज की क्लास में नहीं बताया, पिछली क्लास का सवाल है। कोई अगर सर 75 आ रहा है आंसर। ओके सर 75 नहीं 125। ओके
बच्चों मेरा 125 आ रहा है, किसी का है क्या 125? सर ये आता यस है। सर यही आया था 125 यस आया सर। है। यस सर। यस सर तो सर ये कैसे करेंगे? मैं बताता हूँ, देखिए ये बच्चों ये समझ में आया। देखिए एक तो मैंने कल आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, ठीक है, कि जब आप कनेक्ट करते हैं ना तो दो कैपेसिटर को, तो जो नेट चार्ज होगा डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो जैसे इसको आप 50 पिको फैरेड को लाएंगे 100 वोल्ट से चार्ज करके, तो जो इसमें चार्ज आएगा, चूंकि दूसरा वाला अनचार्ज है, ठीक है, तो C1 प्लस C2 यानी 50 प्लस 50 100 पिको फैरेड तो हो जाएगा दोनों का समेशन, क्योंकि आइडेंटिकल है ना, 50 प्लस 50 100, और जो चार्ज लेकर आए थे वो 50 पिको फैरेड इंटू 100, तो 50 पिको फैरेड इंटू 100 इतना चार्ज लेकर आए थे। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 50 वोल्ट का होगा, यानी दोनों कनेक्ट करने के बाद जो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो 50 वोल्ट का हो जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल एनर्जी आप हाफ CV² लिखेंगे, फाइनल एनर्जी हाफ CV²। तो इनिशियल तो हाफ CV², क्योंकि कैपेसिटेंस 50 पिको फैरेड और चार्ज करके 100 से लाए थे, तो इनिशियल वाली हाफ CV² हो जाएगी। फाइनल वाली कैसे निकालेंगे? तो फाइनल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि चूंकि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो जो फाइनल वाली पोटेंशियल एनर्जी है वो हाफ C इक्विवेलेंट हो जाएगी C1 प्लस C2, क्योंकि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो आप पैरेलल मान सकते हैं ना। तो C1 प्लस C2 और इनटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर, तो हाफ C1 प्लस C2 100 हो गया। कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? कॉमन पोटेंशियल है 50 को मैंने लिख दिया 100/2, ठीक है, 50 को ऐसे लिख दिया सिंप्लीफाई करने के लिए 100/2। तो या आप सीधा सीधा 50 भी रख दोगे तो भी चलेगा, है ना, ठीक है, 50 का स्क्वायर कर दो आप, ठीक है, वो मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए लिख दिया था ऐसा 50 का स्क्वायर, ठीक है। तो 50 को आप 100/2 करेंगे तो वही बन जाएगा। फिर जितना एनर्जी लॉस होगा, है ना, तो इनिशियल में से फाइनल को घटा देंगे। जब इनिशियल में से फाइनल को घटाएंगे तो कुछ कैलकुलेशन करने के बाद 125 × 10⁻⁹ यानी 125 नैनो जूल बन जाएगा। तो इनिशियल एनर्जी इतनी लिखेंगे, फाइनल इतना लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा, इतना एनर्जी का लॉस होगा। चलिए बच्चों, तो कैपेसिटर चैप्टर खत्म होता है। एक टॉपिक रह गया जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज कैपेसिटर का बनता है, सिमेट्री वाले सर्किट बनते हैं। तो जब मैं रजिस्टर के साथ वो सारे केसेस कराऊंगा तो पैरेलल में कैपेसिटर के भी एक एक सवाल कराते रहूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैपेसिटर का कैसे बनना है। तो रजिस्टर और कैपेसिटर वो साथ में हम लोग कर लेंगे। चलिए अगली क्लास में मिलूंगा बच्चों, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे। चलिए धन्यवाद। सर।